नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी की अपकमिंग वैकेंसी आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए हमारे पेड ग्रुप्स स्टार्ट हो गए हैं। अगर आपको ज्वाइन करने हैं तो नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से कॉन्टैक्ट करके पूरी इन्फॉर्मेशन लेके एक नॉमिनल सी फी पे हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। और फ्री में भी पूरी तैयारी करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और टेलीग्राम को सब्सक्राइब करके रखें, जहाँ पे इसी क्रम में देखिए हम अपने जो हमारे पेड क्विजेज हैं, ठीक है, इनकी वीडियो सीरीज लेके आ गए हैं, जिसमें हम सारे जो पेड क्वेश्चन हैं उनको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में देखेंगे। ठीक है, जिन क्वेश्चन में लगेगा कि आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन या कोई रेलिवेंट फैक्ट और बताने की जरूरत है तो बिल्कुल आपको वो मेरे द्वारा बताया जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही हमारे जो ये पूरी सीरीज चलेगी आगे, इसके सारे नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सकें। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम। कहा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का अन्य नाम है। ठीक है, तो हमारा देश जो है भारत, उसको इंग्लिश में आप इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसको हिंदी में कुछ और अन्य नाम है, जैसे आर्यावर्त भी कहते हैं, जम्बू द्वीप कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। ठीक है, इंडिया आप जानते ही हैं और भारतवर्ष नाम से भी आप जानते हैं, तो सारे के सारे ये इंडिया के ही अन्य नाम है। ठीक, तो इसमें से ऑल ऑफ द अबव का जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ग्रीन कलर से आएगा और ऐसे गुब्बारे छूटेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। ठीक है, तो नेशनल मोटो, जैसे आप किसी कंपनी के बारे में देखते होंगे ना कि जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश परिवहन की जो बसेस होती हैं, ठीक है, उसमें आप देखते होंगे कि लिखा रहता है ना आपका अपना साथी, है ना, तो क्या है वो उनका मोटो है, आदर्श वाक्य है। ठीक है, इस मंशा के साथ वो काम करते हैं। तो उसी प्रकार हमारे भारत देश का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वो है सत्यमेव जयते। ठीक, सत्य की ही सदा विजय होती है। नेक्स्ट है भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो कलेक्टिवली भारत का जब आप क्षेत्रफल पढ़ते हैं तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के आसपास का ये आप आंकड़ा याद करते हैं। ठीक है, तो ये पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, ये लगभग जो है 2.4% है, यानी कि सी ऑप्शन। अब देखिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया, ये बताना है। तो भारत सरकार के द्वारा यहाँ पे ये स्वच्छता के क्षेत्र में जल पुरस्कार जो प्रदान किए जाते हैं, तो उसमें देखिए इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश था। ठीक है, दूसरे पे राजस्थान था और तीसरे पे तमिलनाडु था। ठीक, ये कुछ क्रम था, तो इसको भी ध्यान रखेंगे और थोड़ा इसके बारे में जो डिटेल और फैक्ट्स हैं उसको भी ध्यान रखें। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड, ठीक है, ये अवार्ड का नाम ध्यान से देखिएगा, इससे किसे सम्मानित किया गया ये बताना है। तो ये बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं सुष्मिता सेन। ठीक है, इनकी एक वेब सीरीज आई थी हॉटस्टार जो OTT प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उस पर आर्या 2 है ना, तो उसमें इंडिपेंडेंट एक महिला किरदार का जो प्रदर्शन करने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है, तो हम ऑप्शन ए को चुनेंगे। हमारी जो स्पेस एजेंसी है इसरो, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो निम्नलिखित में भाई अभी जो है इसरो का नया अध्यक्ष और अंतरिक्ष सचिव किसको नियुक्त किया गया है, इन दिए हुए ऑप्शंस में से ये बताना है। ठीक, तो हाल ही में जो नियुक्ति हुई है इस पद पे, इनका नाम है S सोमनाथ। ठीक है, डी ऑप्शन में देखिए इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो इनसे पहले के शिवन जो है ये थे, तो डी ऑप्शन को हम चुनेंगे यहाँ से। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार द्वीप में कितने उत्तरी अक्षांश पर स्थित है ये बताना है। ठीक है, तो जैसे आप ये इंडिया का मैप देखते हैं, ठीक है, तो ये मेनलैंड हो गया, इधर क्या है अंडमान निकोबार की टेरिटरी है, तो सबसे जो साउदर्न टिप यहाँ पे है, नीचे देखते हैं आप, ठीक है, ये क्या है निकोबार डिस्ट्रिक्ट जो है अंडमान निकोबार आइलैंड में, तो वहाँ पे इंदिरा पॉइंट जो है ये पॉइंट सबसे साउदर्न मोस्ट है, जिसका कोऑर्डिनेट आपसे पूछ रहे हैं। तो होता क्या है कि 0 डिग्री पे इक्वेटर है ना आपका, तो उसके ऊपर जब आप बढ़ेंगे तो ये नॉर्दर्न लैटिट्यूड यहाँ से हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 6 डिग्री 45 मिनट के आसपास, ठीक है, सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ये इंदिरा पॉइंट का जो है कोऑर्डिनेट है, तो यही पूछा जा रहा था, इसको सी ऑप्शन को चूज करेंगे हम।
नेक्स्ट है कि मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य कौन सा चैनल स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऐसे लैटिट्यूड्स हम देखते हैं, ठीक है, जो जैसे 8 डिग्री 9 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पे इनको चैनल्स के माध्यम से ये कुछ जो हमारे आइलैंड्स हैं इनके बीच इस नाम से इनको जाना जाता है। तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप आप जो मैप में यहाँ देखते हैं, ठीक है, इधर, ठीक है, तो ये 9 डिग्री चैनल जो है इसके मध्य स्थित है। वहीं जैसे 8 डिग्री के बारे में आप कई बार एग्जाम्स में देखते होंगे, तो वो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। जैसे लिटिल अंडमान और कार निकोबार जो आइलैंड्स हैं इधर है ना, ये 10 डिग्री इसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सब फैक्ट्स इसी से संबंधित हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। अब इसमें देखिए कौन सा कथन असत्य है, यानी कि इनकरेक्ट है, फॉल्स है। तो 3 ही है, चौथा तो नन ऑफ द एबव है। तो इंडिया का देखिए सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो इंदिरा कॉलोनी है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। पश्चिमी बिंदु गहिर माथा दे रखा है, ये गलत है, ठीक है। इसको जो है गुहार मोती कहते हैं, ठीक है, गौर मोता या गुहार मोती, जो गुजरात में स्थित है, ठीक है, इधर वेस्टर्न में साइड में, ठीक। तो ये गलत हो जाएगा। पूर्वी बिंदु इधर जो अरुणाचल प्रदेश में है, ये ठीक है। तो बी ऑप्शन को हम चुनेंगे। नेक्स्ट है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ठीक है। तो जो हमारी अर्थ है, ठीक है, तो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो ये वेस्ट टू ईस्ट होती है, यानी कि, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक। तो कौन सा करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन। अब देखिए इसमें फिर से असत्य यानी कि इनकरेक्ट फॉल्स स्टेटमेंट को बताना है। तो गलत इसमें देख लेते हैं हम, बी ऑप्शन हमारा गलत होगा। भारत की राजभाषा देवनागरी है, ये लिखा हुआ है, तो ये गलत है। राजभाषा हिंदी है, देवनागरी जो है ये हमारी लिपि है, ठीक है, राष्ट्रीय लिपि, ठीक। तो इसको चुनेंगे। बाकी के स्टेटमेंट ठीक हैं, इनको आप देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है, ठीक है। तो फिजिक्स में आप अदिश राशि और सदिश राशियों के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। तो अगर देखिए हम बेसिक डिफरेंस समझें, तो हमारी जो अदिश राशियां होती हैं, ठीक है, तो जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ जो सदिश राशियां होती है उसमें परिमाण के साथ साथ दिशा जो है ये भी इंक्लूड होता है, ठीक। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो अब यहाँ दिए हुए ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो ये लीनियर मोमेंटम, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट है ना, ये सब जो है हमारे सदिश राशियों के उदाहरण है, ठीक है। तो अदिश इसमें से है ही नहीं, तो ये नन ऑफ द एबव को चूज करेंगे, ठीक, डी ऑप्शन। अगर हम अदिश के एग्जाम्पल्स को देखें तो जैसे आपका ये लंबाई हो जाएगा, ठीक है, घनत्व, आयतन, क्षेत्रफल है ना, ये सब जो चीजें हैं अदिश राशियों के उदाहरण है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे। समुद्र के भीतर छिपी हुई वस्तु या फिर पनडुब्बी का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जैसे स्पेशली जैसे नेवी का एग्जांपल लेके समझिए कि जो नेवल शिप्स होते हैं तो अपने दुश्मन और पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए या समुद्र में और कोई वस्तु है उसका पता लगाने के लिए यूज करते हैं सोनार को, ठीक है। सोनार क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो है इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक। तो इसमें जो है हमारी जो ये पराश्रव्य तरंगे होती हैं इनको भेजा जाता है और वो कोई वस्तु या पनडुब्बी है उससे परावर्तित होकर जो वापस आती है, तो कुछ इस तरीके से ये सोनार वर्क करता है, तो जिससे हम उस ऑब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं, ठीक। तो सोनार इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी व्यक्ति या समूह के स्वामित्व वाला उपक्रम जो मुख्यतः बिक्री के ध्येय से, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है, सिर्फ बिक्री करना है ना, बिक्री के ध्येय से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण आदि करता है, क्या कहलाता है, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पे इंग्लिश में देख लीजिए, इसका कुछ पोर्शन यहाँ नीचे लिखा है। अब पूरे ऑप्शंस को आप देखें तो ये परिभाषा किसकी है, किसी उद्यम यानी कि एंटरप्राइज की, ठीक। ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा। जनवरी 2022 में ब्रिटिश सेना में कार्यरत कौन सी महिला अंटार्कटिका की अकेले यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली एवं अश्वेत महिला बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अंटार्कटिक रीजन में आप नीचे अर्थ पे देखेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे ये अकेले यात्रा करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला और अश्वेत महिला बनी है। इनका नाम है ये कैप्टन हरप्रीत चंडी, है ना, ऑप्शन ये बी वाला, ठीक। हाल ही में किस विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर सुबोध जी और शोध विद्वान विद्या ललन, ठीक है, ये देखिए दो लोग हैं, तो इन्होंने मिल करके 5G माइक्रोवेव अवशोषक विकसित किए हैं, ठीक है। तो माइक्रोवेव एब्जॉर्बर्स ये है ना, 5G माइक्रोवेव एब्जॉर्बर्स, तो इनको विकसित किया है ये केरला यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर्स हैं, ठीक है। ऑप्शन हम बी को चूज करेंगे। देखिए होता क्या है इसका यूज, जो ये होती है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारी रेडिएशंस, ठीक है, तो उनको एब्जॉर्व करने के लिए इसको एज अ प्रोटेक्टिव कह लीजिए सब्सटेंस के रूप में हम इन एब्जॉर्बर्स को यूज कर सकते हैं, ठीक। थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये।
निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्रथम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे जिला स्तरीय सूचकांक जारी किया गया? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एक टर्म मिसिंग है, जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक। ठीक है, इसको जारी किया गया है। तो ये हमारा जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर, ठीक है, यहाँ पे शुरू किया गया है, तो ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन। हाल ही में नेताजी पुरस्कार 2022 से इसमें से देखिए किसको सम्मानित किया गया है। ठीक, तो एक संस्थान है नेताजी रिसर्च ब्यूरो करके, ठीक है, तो इनके द्वारा ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है उनकी स्मृति में नेताजी पुरस्कार 2022 जो है ये दिया गया जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे को। ठीक, ये ऑप्शन देखिए ए करेक्ट है। एक दो फैक्ट और इससे संबंधित कि शिंजो अबे को ही जो है वर्ष 2021 में भारत सरकार की तरफ से पद्म विभूषण भी दिया गया था, और अभी कुछ महीनों पूर्व जो है एक पब्लिक रैली के दौरान, ठीक है, जो है ये भाषण दे रहे थे तो इनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई है। ठीक है, शिंजो अबे जी की। ठीक, तो इस इवेंट को भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो यहां से ऑप्शन ए करेक्ट था इसमें। हाल ही में असम सरकार यानी कि जो असम की राज्य सरकार है इनके द्वारा असम वैभव पुरस्कार, ठीक है, इस अवार्ड को नाम देखिए अवार्ड के नाम जो है अच्छे से देखा करिए, कई बार मिलते जुलते नाम या फिर जो है कह लीजिए नाम से कंफ्यूजन होके आंसर्स गलत हो जाते हैं। ठीक, तो असम वैभव पुरस्कार जो है इससे सम्मानित किया गया है हमारे जो मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं रतन टाटा जी को। ठीक, ऑप्शन बी करेक्ट है। हाल ही में पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है तो उसकी पहली महिला जज जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो कोई भी ऐसा इवेंट जो विश्व में पहली बार हो रहा है और स्पेशली उस पद पे महिला जो है संबंधित है उस पद से या उस इवेंट से, तो ये सब करंट अफेयर्स के काफ़ी हॉट टॉपिक्स होते हैं जो जरूर पूछे जाते हैं आपसे। तो पहली महिला जज जो है इनका नाम है आयशा मलिक। अच्छा, क्या कोई बता सकता है कि जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है उसकी पहली महिला जज कौन थी? कॉमेंट करके जरा बताइए। तो सरकार की आय और कर राजस्व के द्वारा उसके व्यय का पूरा न हो पाना क्या कहलाता है? ठीक है, तो गवर्नमेंट के जो अर्निंग के सोर्सेज हैं क्या है, जो इनकम और टैक्स से जो रेवेन्यूज होते हैं उससे वो अपने एक्सपेंडिचर्स को पूरा करता है। तो जब इनकम और आपका टैक्स रेवेन्यू इतना नहीं है कि आप अपने एक्सपेंडिचर्स को पूरे कर पाएं तो इसको बोला जाता है बजटरी डेफिसिट यानी कि बजट घाटा। ठीक, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 1983 में विश्व की पर्यावरण समस्याओं के अध्ययन के लिए इनमें से कौन सा आयोग जो है नियुक्त किया गया था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कमीशन है, ब्रंटलैंड कमीशन। ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया था, ऑप्शन बी। ठीक है, इनकी फर्दर जो रिकमेंडेशंस थी और रिपोर्ट्स थी इसके बारे में जरूर आप पढ़िएगा अपने नोट्स में से। निम्नलिखित में से जल बहाव की दर मापने की इकाई जो है कौन सी है? ठीक है, मेजरमेंट ऑफ द रेट ऑफ वाटर फ्लो। ठीक है, तो ये होता है क्यूसेक, है ना, इसको क्यूबिक फीट पर सेकंड जो है ये भी संदर्भित करते हैं। तो कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, फिर से इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो भारत के संबंध में 4 स्टेटमेंट हैं, देखिए गलत इसमें ऑप्शन बी है। भारत में अनुसूचित जाति जनसंख्या जो है उसका प्रतिशत 17.6 दिया है, ये गलत है। इसका जो कुल प्रतिशत है 2011 का जो सेंसस है उसके अनुसार 16.6%। ठीक, तो ये वाला गलत हो जाएगा, बाकी के स्टेटमेंट ठीक है, इनको पढ़ करके आप देख लीजिए एक बार। सर्वप्रथम किस वेद में इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है? ठीक है, जो आप आज की डेट में हिस्ट्री पढ़ते हैं इतिहास, ठीक है, तो इसका सबसे प्रथम जो उल्लेख है अथर्ववेद यानी कि जो हमारे 4 वेदों में से सबसे नवीनतम माना जाता है इसमें है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कौटिल्य ने जो है इतिहास के संदर्भ में कहा है कि राजा को प्रतिदिन कुछ समय इतिहास जो है श्रवण में लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ संबंधित फैक्ट्स हैं इतिहास के, और इतिहास को ही जो है कह लीजिए अथर्ववेद का उपवेद कहा जाता है। ठीक है, तो ये संबंधित थे इससे, ऑप्शन सी है ना। देखिए अभी हमने जो आपको बताया उस क्वेश्चन का यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किसका है? कौटिल्य का। ठीक, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला हरियाणा की सीमा को नहीं छूता है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का जो मैप है और उससे संबंधित जो ज्योग्राफिकल फैक्ट्स हैं आपको पता होने चाहिए कि नेपाल से क्या क्या लगता है ना, क्योंकि कलेक्टिवली आप देखेंगे तो भारत के 8 स्टेट्स और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि दिल्ली से उत्तर प्रदेश की सीमा साझा होती है। इंटरनेशनली नेपाल से सीमा साझा होती है। तो ये सब सारे जो जिले हैं ये वाले, ये आपको पता होनी चाहिए, आपसे पूछे जाते हैं। तो इस क्रम में देखिए हरियाणा की सीमा को छूने वाले जो जिले हैं उसमें सहारनपुर है, अलीगढ़ है, शामली है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो बागपत है, गौतम बुद्ध नगर है, इसके अलावा मथुरा है, देवरिया जो है ये आपका बिहार से सीमा बनाता है। ठीक है, इधर चूंकि ये कहाँ पे है, पूर्वी क्षेत्र में है ना। ठीक, तो इसको चुनेंगे हम।
उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला जो है वो कौन सा है, ठीक है। तो अब ओवरऑल आप पूरे यूपी में देखेंगे तो जो हरदोई जिला है, ठीक है, ये अपने पड़ोस में कुल 8 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमाओं से टच होता है, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे बदायूं है जो 7 जिलों से स्पर्श होता है उसकी बाउंड्री, ठीक। तो इसको मैप में एक बार आप सारे फैक्ट्स को जो ये मैप वाले हैं, है ना, कौन सा कहाँ से बॉर्डर लगता है इसको देख लीजिएगा। सी ऑप्शन को चूज करेंगे। एक यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मैं और देना चाहूँगा कि एक शॉर्ट्स यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स की सीरीज चलाई जा रही है जिसमें मैं पूरे जीके के फैक्ट्स को कवर करवा रहा हूँ 1-1 मिनट के शॉर्ट्स के माध्यम से, ठीक है। और भी जो इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के इवेंट्स होते हैं वो भी उसमें कवर करवाए जा रहे हैं। तो इनको भी देखने के लिए बिल्कुल छोटे से एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर आप फॉलो कर सकते हैं हमारे शॉर्ट्स वाले सेगमेंट को यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी, ठीक है। तो जहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएंगी ईजिली। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। फिर से इनकरेक्ट देखना है तो देखिए इनकरेक्ट वाला हम देख लेते हैं, बाकी आप एक बार पढ़ के देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष लिखा है पलाश, यानी कि सी ऑप्शन में ये गलत है। पलाश हमारा क्या है, पलाश को जो है टेशु कहा जाता है, ठीक है, इस नाम से भी जानते हैं। ये हमारा स्टेट का राष्ट्र मतलब राजकीय पुष्प है, फ्लावर है, ठीक। और राजकीय वृक्ष की बात करें अगर तो ये अशोक का जो पेड़ होता है ये है, ठीक। बाकी के स्टेटमेंट ठीक है, इनको देख लीजिए एक बार। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से 2 जिले दिल्ली के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश एक ही है जहां से यूपी की सीमा लगती है, तो ये कौन कौन से हैं, आपका गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है, फिर से देख लीजिए। तो देखिए इसमें असत्य कुछ भी नहीं है, तो नन ऑफ द एबव का हम ऑप्शन जो है नीचे इसमें से चुनेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ से ये छत्तीसगढ़ की सीमा को छूने वाला जिला है उत्तर प्रदेश का, ये सोनभद्र है। सोनभद्र चूंकि हमारा जो है ऐसा राज्य है, मतलब ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ जो है बाउंड्री शेयर कर रहा है। आप मैप में इसको देखेंगे जो कौन कौन से हैं आपके, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ठीक। वहीं सबसे पूर्वी जिला बलिया है, सबसे पश्चिमी जिला जो है वो शामली है, ठीक। सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, दक्षिणी सोनभद्र है। तो सारे फैक्ट ये जो है बाकी के ठीक ही हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो भारत सरकार के द्वारा जो ये पद्म अवार्ड दिए जाते हैं तो सबसे हाईएस्ट पद्म विभूषण ही होता है भारत रत्न के बाद, ठीक। तो 2022 में जो है ये 4 लोगों को मिला, जिसमें कल्याण सिंह जो है इनको मरणोपरांत दिया गया, ठीक है। इसमें जनरल बिपिन रावत जो CDS थे भारत के पहले, उनको भी मरणोपरांत दिया गया। राधेश्याम खेमका जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से, इनको भी मरणोपरांत मिला है। और एक और मिला था प्रभा आत्रे जी को, ठीक है। तो 4 लोगों को मिला था। तो इसमें से जो है आप ये ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला LPG सक्षम और पहला धूम्र मुक्त राज्य बन चुका है, ठीक है। तो अब ये स्टेट ऐसा है कि पूरी तरीके से जो LPG सिलेंडर्स होते हैं उनसे इनेबल्ड है एवरी हाउस होल्ड, और सबसे फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट है इन द कंट्री ऑफ इंडिया। तो ये कौन सा है, हिमाचल प्रदेश, ठीक। निम्नलिखित में से किस शासक ने इतिहास के लेखन पर पाबंदी लगा दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो ये लास्ट मुगल रूलर है औरंगजेब, ठीक है। तो इसके टाइम पीरियड में बड़ा कंट्रोवर्शियल टाइम पीरियड है, यहाँ पे देखते हैं आप इतिहास में जब आप पढ़ेंगे तो ये संबंधित है इसी से। ऑप्शन हम इसमें से बी को चुनेंगे। अब वृहत संहिता ग्रंथ जो है किसके द्वारा लिखा गया, तो कुछ इस तरीके की जो राइटिंग्स हैं इनके बारे में, इनके नाम और लेखक के बारे में आपसे अक्सर पूछा जाता है। तो वृहत संहिता के लेखक हैं ये वराह मिहिर। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में भारतीय उपमहाद्वीप को कूर्म की आकृति का जो है बताया गया है, ठीक है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो पूरा एरिया आप देखते हैं, ठीक है, हिस्ट्री में जैसे आप या ज्योग्राफी में इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, तो अब यहाँ पे देखेंगे तो पौराणिक जो ग्रंथ हैं या समय समय पे जो अन्य लेख है तो उसमें इनको अलग अलग नामों से संदर्भित किया जाता है। तो कूर्म की आकृति जो है ये कहा गया है यही इसमें वृहत संहिता में, ठीक। ऑप्शन ए जो है इसको चुनेंगे। जैसे महाभारत है तो महाभारत में इसको बताया गया है, इसके समभुजाकार त्रिभुज की भांति बताया गया है, ठीक है। और जैसे एक दीघ निकाय है तो उसमें छकड़े की भांति करके टर्म यूज हुआ है, ठीक है। पुराणों में धनु आकृति के रूप में, है ना। तो ये सब संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे इसमें ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट है। अब देखिए पुराणों के किस कोश में भारत के भूगोल का वर्णन मिलता है ये बताना है। तो पुराणों के एक तरीके से अध्याय के रूप में, है ना, ये भुवन कोश जो है इसमें भारत के भूगोल का वर्णन मिलता है, जिसमें कलेक्टिवली हम देखें तो पुराणों में पृथ्वी जो है स्पेशली उसको कमल, है ना, जो कमल का पुष्प होता है उसके रूप में स्वीकारा गया है, ठीक। तो ये कुछ फैक्ट संबंधित है पुराण से, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो ये पूछा जा रहा था तो ये भुवन कोश जो है इसका ये आंसर होगा।
चीनियों यानी कि जो चीन के दार्शनिक और लेखक हुए, तो उन्होंने भारत को क्या नाम दिया था ये बताना है। ठीक, तो चीनियों के द्वारा भारत को यिंतू, है ना, बी ऑप्शन में देखिए, है ना, इस नाम से संदर्भित किया गया। इससे पहले एक टर्म यूज होता था शेन दू करके। ठीक है, तो इसका मतलब ये बेसिकली चाइनीज वर्जन है इसका। सिंधु नदी जो है ना, ये बहती ऊपर, तो इसी को संदर्भित करते थे शेंदू नाम से, और बाद में यहाँ पे यिंतू कहा गया, है ना, भारत को। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, इसमें बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस लेखक ने भारत को आर्य देश एवं ब्रह्म राष्ट्र कह करके पुकारा? ठीक, तो ये दो टर्म जो है ये संबंधित हैं इससे, इत्सिंग से। ठीक, ये करेक्ट हो जाएगा। और जैसे अभी हमने यिंतू देखा था, है ना, तो यिंतू वर्ड का यूज किया था ये ह्वेनसांग जो है इसने। ठीक है, और यिंतू का जो अर्थ होता था उसको चंद्रमा कहते थे। ठीक, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए, एक प्रदेश के रूप में सबसे पहले भारत का वर्णन जो है किस ग्रंथ में मिलता है? तो एंशिएंट राइटर थे पाणिनि, जिनकी एक पुस्तक काफी फेमस है, अष्टाध्यायी। ठीक है, जिन्होंने लिखी थी, तो उसमें भारत को एज अ स्टेट जो है मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हुआ। देखिए, यहाँ पे हम जितने ये फैक्ट्स देख रहे हैं भारत के संदर्भ में या ज्योग्राफिकल एक्सटेंट के बारे में, ठीक है, तो इनको एक बार मैप में और अपने नोट्स में से जरूर डिटेल वगैरह में पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पे चूंकि टाइम लिमिटेड होता है तो बहुत ज्यादा फैक्ट बता पाना संभव नहीं है, तो इसलिए आप इसको आगे थोड़ा डिटेल में भी पढ़ते रहें। देखिए, संविधान जो भारत का है, तो भारत को वो किस रूप में घोषित करता है? ठीक है, तो संविधान की जो कह लीजिए हमारी एक समझने की सबसे छोटी छवि है, वो क्या है? प्रियम्बल। तो प्रियम्बल आपको ये याद होना चाहिए, सारे टर्म इंपॉर्टेंट है, सब कुछ पूछा जाता है। तो प्रियम्बल से ही हम समझ सकते हैं कि हमारा संविधान भारत को क्या डिक्लेयर करता है। ठीक है, तो प्रियम्बल में हमारा भारत को सॉवरेन यानी संप्रभु भी कहा गया है, सेकुलर भी कहा गया है, सोशलिस्ट भी कहा गया है ना, डेमोक्रेटिक भी कहा गया है, रिपब्लिक भी कहा गया है। ठीक है, तो प्रियम्बल आप एक बार पढ़ेंगे तो वहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सभी ठीक है। अब देखिए, एक फैक्ट है कि 1950 में बने जो संविधान की मूल प्रति है ना, जो उस समय बनाई गई, तो उसको जो दिल्ली में संसद भवन है, तो उसमें निम्नलिखित में से किसके भरे एक केस में सुरक्षित करके रखा गया है? तो चूंकि अब वो पेपर वगैरह पे जो चीज़ें लिखी हैं, है ना, उस टाइम की, तो वो नष्ट ना हो, ठीक है, समय के साथ, तो इस वजह से हीलियम का एक जो केस है उसमें रखा गया, हीलियम गैस के अंदर। ठीक है, उसको वो नष्ट होने से बचाता है। ठीक, अब देखिए, किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद का जो है नाम दिया गया? तो हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं, एडवेंट ऑफ यूरोपियन और ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल इंडिया में जो शुरू हुआ, ठीक, तो यहाँ पे 1773 का जो ये चार्टर एक्ट, सॉरी रेगुलेटिंग एक्ट है ना, ऑप्शन ए में। ठीक, तो इसके माध्यम से यहाँ पे जो है उस टाइम पे जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल का नाम दिया गया। ठीक, और ऐसा ये पहला व्यक्ति कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स, है ना। तो हिस्ट्री वगैरह में थोड़ा डिटेल में इसको पढ़िए आप। अब 1773 के ही रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना उस टाइम पे की गई, तो वर्ष बताना है। ठीक है, तो ये सेटअप किया गया था 74 में, है ना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1774। इसमें उस टाइम पे जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया उसमें एक मुख्य न्यायाधीश, है ना, और 3 जो अन्य न्यायाधीश थे वो थे। और जो पहले इसमें पूछा जाता है, कई बार एग्जाम्स में पहले पूछा गया है कि पहले मुख्य न्यायाधीश कौन हुए सुप्रीम कोर्ट के, तो उनका नाम था सर, है ना, एलिजा इम्पे। इसमें से किस एक्ट के अंतर्गत राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक निकाय बनाया गया? ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल स्टार्ट हुआ यहाँ से आप देखते हैं। ठीक है, तो उसमें जो कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्य थे उनके माध्यम से 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसके माध्यम से उन दोनों कार्यों में अंतर स्पष्ट किया गया। तो इसमें जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का एक जो समूह बना, उसमें उनको काम दिया गया वाणिज्यिक मुद्दों का प्रबंधन करने के लिए, और जो राजनीतिक मामले थे, है ना, इनके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ऐसा एक निकाय बनाया गया। ठीक, तो बी करेक्ट है। इन सब एक्ट्स को जो भी यहाँ पे लिखे हैं डिटेल में आपको पता होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है? ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो टेरिटरी है उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट वाइज, है ना, ये है लखीमपुर खीरी का। चलिए, आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो जिले हैं वो मध्य प्रदेश की सीमा से ही लगते हैं उत्तर प्रदेश के, जिनकी संख्या है कुल 11। तो इसमें देखिए, मिर्जापुर है, इटावा है, आगरा है ना, इसके अलावा सोनभद्र, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, है ना, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, रामपुर इसमें नहीं है। ठीक, तो इसी के साथ यहाँ पे इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। सारे क्वेश्चंस को आप प्लीज़ देख लीजिए। जो क्वेश्चंस मैंने पूछे होंगे उनको कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा, ताकि हम आगे और आपके लिए बेहतर करते रहें। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इन्हीं सब बातों के साथ समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।